हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है जावा में एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक जो चाइल्ड क्लास है उसके पास क्या कोई ऐसी पावर होती है कि वो सुपर क्लास के जो मेथड है उनकी डेफिनेशन को हाइड कर दे। और भी कॉन्सेप्ट्स हैं या इंटरव्यू का क्वेश्चन है, लेट्स से क्या हमें इनहेरिटेंस करना ज़रूरी है ओवरलोडिंग के लिए, सेम एज क्या हमें मेथड ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं जो हमारे पास एक नोटेशन होती है एनोटेशन ओवरराइड, उसका क्या यूज़ है, क्योंकि अगर उसको कमेंट भी करते हैं तब भी हमारा कोड चल जाता है। तो बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद द कोड इटसेल्फ। अगर हमें मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग को सही से समझना है तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, दो क्लास C1 और एक क्लास बना लेता हूँ क्लास C2। और इस C2 से क्या करते हैं, C1 को एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए एक डमी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बाद में इनका यूसेज समझ आएगा। हम इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए, उसकी वैल्यू भी खुद से डिफाइन कर लेते हैं 10 और एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले के नाम से, display1 के नाम से। और हम खुद से उसमें एक डमी स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इनसाइड व्हाट display1 ऑफ C1 क्लास। तो हम C1 क्लास के display1 इनसाइड display1 मेथड और ऐसा सा ही कुछ स्ट्रक्चर हम अपनी C2 का भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, फंक्शन का नाम 2 कर देते हैं और इनसाइड display2 कर देते हैं, इनसाइड क्लास का नाम भी चेंज कर देते हैं, इनसाइड क्लास 2 हो जाएगा। तो अभी हमें डमी स्ट्रक्चर बना लिया है। मैंने आपसे बताया था ये सारे कोड अनरीचेबल होते हैं जब तक हम मेन जो मेथड है उसमें इनको इंक्लूड ना करें। तो मैंने आपसे बताया था ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं अनरीचेबल, मैंने आपसे बताया था ये सारे जो कोड हैं वो अनरीचेबल कोड हो जाते हैं अगर मैंने इसका जो ऑब्जेक्ट है इस वाली क्लास का, इस मेन जो एग्जीक्यूशन हायरार्की है उसमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो ये ध्यान रखते हैं। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट 1 के नाम से बना लिया और इस obj1 से मैंने ये display1 display2 कॉल कराने की कोशिश करते हैं, obj1 डॉट display2, और देख लेते हैं कोड हमारा चल रहा है नहीं और दोनों स्टेटमेंट सही से प्रिंट हो रहा है नहीं। एक्चुअली हम इनहेरिटेड जो क्लास है, हमारी जो ड्राइव क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसको display2 तो खुद का फंक्शन है वो दिखेगा उसको, और उसने इनहेरिट किया है C1 से क्या, display1 एंड a, तो ये वेरिएबल भी दिखेंगे a एंड b। तो इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं और इसको 12 कर देते हैं और इनको भी बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर लेते हैं कि हम सही से ऑब्जेक्ट बना के इस obj1 से ये a जो वेरिएबल है एंड b वेरिएबल है इसको एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं। कोड चला लेते हैं और स्मूथली हमारा कोड चल जाएगा, आंसर आ रहा है 11 12 और वो मेथड भी सही से चल रहा है। अब मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं, फिर जंप करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर। देखो मेथड ओवरलोडिंग की ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, देखिए जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो मेथड ओवरलोडिंग हो चाहे वो मेथड ओवरराइडिंग हो, ये दोनों कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म से हैं एंड पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉली का मायने होते हैं आपके पास मैनी फॉर्म्स होनी चाहिए और ऐसा कोई मैकेनिज्म अगर आपने अपने कोड में लगा दिया तो आपने पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर लिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या बोलती है कि आप एक काम कर सकते हो, आप फंक्शन का नाम सेम रहने दो और क्या करो, उसके जो पैरामीटर है या उसका जो सिग्नेचर है उसको चेंज कर दो। तो आप सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन रख सकते हो, मैनी फॉर्म्स। सेम मतलब पॉली का मतलब क्या होता है, वन नेम बट मैनी फॉर्म्स। तो हमने वन नेम यूज़ किया और उसके अलग अलग मीनिंग है। अगर आप कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो ये मेथड चलेगा, पैरामीटर देंगे तो ये मेथड चलेगा। इसको मैं दोबारा से एक बार और चलिए लिख लेते हैं, एक और डेफिनेशन बना लेते हैं, इसमें 2 वेरिएबल भेज देते हैं तो ये भी डेफिनेशन चेंज हो गई, राइट। तो ये जो हमने किया इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मेथड ओवरलोडिंग के लिए इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है, आंसर इज नो। तो अभी हमने सिंगलटन क्लास में किया है, बस हमने क्या करना है, डिफरेंट सिग्नेचर रखने हैं। अभी एक क्वेश्चन इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं कि सिग्नेचर का मतलब क्या इतना भी होता है क्या, हम क्या ऐसे करें, अगर इसका जस्ट रिटर्न टाइप चेंज कर दें बाकी सब सेम रहने दे तो रिटर्न भी ऐड कर देते हैं, अगर आपको लग रहा है रिटर्न की वजह से एरर आ रही है तो अभी तो इसमें एरर आ रही है, मैं एरर डिक्टेट करके बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट मेथड display1 इन टाइप C1। तो इसको सिग्नेचर चेंज करना नहीं बोलते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड के नेम तो सेम रखना है
बट उसके आगे जो आर्ग्यूमेंट है उनको चेंज करना पड़ेगा। उसका रिटर्न टाइप चेंज करने को सिग्नेचर चेंज करना नहीं बोलते या मेथड ओवरलोडिंग नहीं बोलते। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि इंट की वजह से कोई मेथड ओवरलोडेड है नहीं, ये नहीं पता चलता है। आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नेचर पैरामीटर होने चाहिए, तो ये ध्यान रखते हैं। चलिए, मेथड ओवरलोडिंग हमें अच्छे से समझ आया। अब हम समझते हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो अगर मैं ये कोड से केवल डिस्प्ले 2 चलाता, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ और इससे केवल डिस्प्ले 2 चलाता, क्योंकि एक्चुअल में C2 के पास क्या है, डिस्प्ले 2 है। अब मैं इस कोड को अगर चलाऊंगा तो एक ही लाइन प्रिंट होगी और होनी भी ये चाहिए थी, क्योंकि डिस्प्ले 2 चलना है। और अगर इससे मैं डिस्प्ले 2 को कमेंट कर देता हूँ और डिस्प्ले 1 चलाता, तो डिस्प्ले 1 ऑल्दो इसका खुद का फंक्शन तो नहीं है, इसने कहाँ से बोरो किया है, इसने एक्सटेंड किया है C1 को, तो ये वाली डेफिनेशन रन हो जाएगी हमारी अगर मैं चलाऊंगा तो। देखो, तो हमारी आंसर आ रहा है इनसाइड डिस्प्ले 1 मेथड ऑफ C1 क्लास। तो ये वाला जो लाइन है ये चल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं नीचे, ये जो मेथड है, और इसमें बस वैल्यू चेंज कर देता हूं इनसाइड डिस्प्ले 1 मेथड ऑफ C2 क्लास। अब अगर इस कोड को चलाता हूं, मैंने मेन में कोई चेंजेस नहीं किए, ऑब्जेक्ट अभी भी C2 का है और उससे मैं डिस्प्ले कॉल कर रहा हूं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्चुअल में OBJ1 को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब OBJ1 के पास दो डिस्प्ले 1 की डेफिनेशन है, एक तो ये है और एक कौन सी है, एक इसने ऊपर से इनहेरिट की है। इस कोड को चला के देख लेते हैं और देखते हैं इसे कंफ्यूजन है या नहीं। तो इसको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसने तो नीचे वाले को चला दिया। तो आप हमेशा ध्यान रखो क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिस्प्ले 1 को ओवरराइड कर दिया, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवरराइड, आपने क्या किया, एज इट इज सिग्नेचर यूज़ किया, लेकिन आपको ऐसा लगा कि ठीक है इसकी डेफिनेशन ठीक नहीं है, आप क्या करो, इसी की दूसरी डेफिनेशन दे दो। मैंने यहाँ पे लॉजिक चेंज कर दिया, एक लाइन में चेंज करने का मतलब बाकी सब सेम रखा। तो जब कभी भी आप C2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे डिस्प्ले 1 कॉल करेंगे तो हमेशा क्या कॉल होगा, यही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग करनी क्यों है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो आपने बोलना है कि कोई डेफिनेशन हमारी सुपर क्लास में हमारी अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, और कैसे होगी, हम उसको दोबारा से रीडिफाइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो जब कभी भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हमेशा किसको कॉल करेगा, इस मेथड को, और पुरानी वाली डेफिनेशन को क्या कर देगा, हाइड। तभी तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ और अब कोड को चला रहा हूँ तो वो ईजिली सर्च कर पा रहा है, ठीक है ये मेथड प्रीवियस जो हमारी सुपर क्लास है उससे है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको चलाने में। लेकिन अगर इसके पास खुद की डेफिनेशन है उसकी, तो ये उसको फॉरवर्ड नहीं करता है। एक क्वेश्चन ये भी कभी भी पूछते हैं कि क्या कोई तरीका है कि C2 ऑब्जेक्ट से आप ये वाली जो क्लास है इसको C2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, लेकिन आप चाहते हो कि आपका डिस्प्ले 1 ही कॉल हो, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे ये बोलेगा कि तुमने फिर ये इसको ओवरराइड क्यों किया। अगर आप ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करना चाहते पुरानी वाली, तो ओवरराइड क्यों किया, ओवरराइड नहीं है तो उससे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये अगर कमेंट कर दो आप तो इससे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि इसका मेंबर है ही नहीं है। तो ये किसके पास जाएगा, C1 के पास जाएगा, उसे एक्सेस करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस के अंदर, क्या होता है कि आप क्लास का रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने क्लास का ऑब्जेक्ट तो C2 बनाया, बट आप रेफरेंस C1 का यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में कोई यहाँ पे तो एरर नहीं आ रही है, मैं कोड चला देता हूँ, आपका आंसर क्या आएगा, ये वाला कोड चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे डिस्प्ले 2 चला रहा होता ना, तो इसमें एरर आ जाती। क्या एरर आएगी, क्योंकि आपने क्लास का रेफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ किया है C1 का, और C1 को तो ये पता ही नहीं डिस्प्ले 2 क्या है, उसको तो केवल ओवरलोडेड डेफिनेशन पता है डिस्प्ले 1 की, या फिर ये पता है। तो अगर आपने रेफरेंस यूज़ किया तो आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, ऑब्जेक्ट तो आपका C2 का ही बना है, लेकिन आप उससे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आप वही डेफिनेशन एक्सेस कर पाओगे जिनकी इंफॉर्मेशन C1 को है। अब एक अच्छा क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, नॉर्मल कंपनीज में तो नहीं पूछते हैं, क्या अगर ऐसा हो कि चलिए ओवरराइडिंग डेफिनेशन भी है और मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले 2 कॉल नहीं करता, डिस्प्ले 1 को कॉल करता हूँ, तो अभी ऐसा होगा क्या कि क्योंकि मैंने रेफरेंस C1 का यूज़ किया है तो इसका वो डिस्प्ले 1 फंक्शन कॉल होगा क्या, या इसकी ओवरराइडिंग डेफिनेशन कॉल होगी। तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रेफरेंस C1 का है, तो क्या अब ऐसा होगा कि आपने ओवरराइडिंग डेफिनेशन ना फॉलो होके जो आपकी सुपर क्लास के पास डेफिनेशन है वो फॉलो होगी। तो आंसर इज नो, आपकी हमेशा ओवरराइडिंग डेफिनेशन फॉलो होगी। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट किसका बना है, C2 का, और उसने उसकी ओवरराइडिंग डेफिनेशन दे रखी है। बाकी मेंबर्स के लिए जिसकी इंफॉर्मेशन उसको नहीं थी, लेट्स से डिस्प्ले 2 की,
इसलिए वो एरर दिखा रहा था, लेकिन ओवरराइडिंग डेफिनेशन में वो हमेशा ओवरराइडिंग डेफिनेशन फॉलो करता है। तो ये कॉन्सेप्ट थे सारे। एक कॉन्सेप्ट और होता है, एक हमारे पास कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम @ ओवरराइड। नॉट सॉरी, इट्स नॉट अ कीवर्ड, इट इज़ अ एनोटेशन, ओवरराइडिंग एनोटेशन है ये। अब देखो ये अगर मैंने लिखा है, सपोज के लिए सिंपल कर लेते हैं इसको C2 कर लेते हैं और display1 चलाते हैं, बाकी का जो कोड है इसको कमेंट कर रखा है हमने, कोई इशू नहीं है, इस कोड को चलाते हैं और हमारी जो ओवरराइडिंग डेफिनेशन है वो रन होनी चाहिए, हो भी रही है। तो अगर मैं इसको लगा रहा हूँ तो भी ये आंसर आ रहा है, अगर इसको कमेंट कर दे रहे हैं तो भी यही आंसर आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो क्या ये फालतू का एनोटेशन है? नहीं। देखिए क्यों बना है, इसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। होता क्या है कि अभी फ़िलहाल के लिए मुझे पता है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, display1 की, और मैंने इसको ओवरराइड किया है। किससे किया है? display1 की ऑलरेडी एक डेफिनेशन एग्जिस्ट करती थी, बट मैंने इसको रीडिफाइन किया है और मैंने बोल दिया कि एक्चुअल में ये रीडिफाइन जो मैंने दूसरी डेफिनेशन बनाई है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड की, वो डेफिनेशन है। तो अब होगा क्या इन फ्यूचर में, अगर आप चाहोगे कि ठीक है यार ये मुझे ये डेफिनेशन चेंज करनी है, मुझे एक्चुअल में यहाँ पे स्ट्रिंग करना है, तो हुआ क्या, आपका जो बेस मॉडल है, जो बेस मेथड है वही चेंज हो गया। अब होगा क्या, ये कोड ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हायरार्की को आपने मेंटेन नहीं किया। वो लिंक्ड है एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेथड उस वाले मेथड से लिंक्ड है, तो आपने इसमें भी चेंजेस करने चाहिए। तो ये ओवरराइडिंग लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि आपकी अगर कोई ओवरराइडिंग डेफिनेशन आपके कोड में कहीं भी आपने मेंशन की है, तो हमें आपने बेस डेफिनेशन उसकी चेंज की, तो वो तो बाकी तो उसकी ओवरराइडिंग डेफिनेशन है, बाकी जगह भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो अगर आपने एनोटेशन बनाई है तो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई यहाँ पे भी चेंजेस करने हैं। सपोज करिए कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता और मैं यहाँ पे ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने चेंजेस यहाँ पे भी करने पड़ेंगे display1 में। अब देखिए मैंने ये चेंज किया, यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, देखो ध्यान से देखो, तो मुझे पता ही नहीं है कि ये ओवरराइडिंग हुआ। देखिए मैंने यहाँ पे जो बेस मॉडल था उसमें स्ट्रिंग चेंज कर दिया। मैं दोबारा से दिखाता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगा था पहले, फिर मैंने चूज़ किया कि यार यहाँ पे ए होना चाहिए, डिस्प्ले एस होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे नीचे कहीं ओवरराइडिंग या एनोटेशन यूज़ ही नहीं की थी। तो अभी इसको क्या कंसिडर करने लगा, ये एक नया मेथड कंसिडर करने लगा, क्योंकि ये कोई ओवरराइडिंग डेफिनेशन नहीं बची है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है, लेकिन ये टेक्निकली नया मेथड तो नहीं है। ये होना क्या चाहिए था, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए था कि अगर आपने यहाँ पे चेंज किया तो नीचे भी करो, क्योंकि ये तो ओवरराइडिंग डेफिनेशन है। तो अगर आप यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन लगा देते तो ये आपसे बोलता, देखिए एरर दिखाएगा ही, क्या एरर मैं बता के दिखाता हूँ। द मेथड modify one of type C2 must override और implement a सुपर टाइप मेथड। मतलब ये ओवरराइडिंग डेफिनेशन है, अगर मैं आपको यहाँ पे आपने चेंज किया है तो भाई इसको यहाँ पे भी चेंज करो, ये नॉर्मल नहीं है। तो आपका कोड आपको नोटिफाई कर पाए जब आपके कोड में चेंजेस हों बेस मॉडल्स में, बेस मेथड्स के अंदर, जिनकी ओवरराइडिंग डेफिनेशन आपके थ्रू आउट प्रोजेक्ट कहीं भी हो सकती है, तो उसमें आपकी बड़ी हेल्प करता है। तो मैंने सारी एस्पेक्ट्स ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग से रिलेटेड कवर की हैं। एनोटेशन जो है हमारे पास, जो @ जिसको बोलते हैं @ओवरराइड, इसका जो क्या यूज़ है, इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं, वो कवर किया। हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है यानी ओवरलोडिंग के लिए या फिर ओवरराइडिंग के लिए। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. So that is all. Thank you so much and have a good day.